गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडू वर्ल्ड। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो अगर CSIR नेट एग्ज़ाम में आ रखे हैं 2022 में। वो कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे। आज हम करते हैं उनके रिमेनिंग क्वेश्चंस। स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन बैंड गैप, बैंड स्ट्रक्चर एंड चार्ज कैरियर। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अ कंपाउंड। तो ओके, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, बट उससे बैंड गैप, बैंड स्ट्रक्चर एंड चार्ज कैरियर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो देखा जाए तो इसमें दो सेंटेंस है पी स्टेटमेंट में। जो पहला है इनकरेक्ट है, जो सेकंड सेंटेंस है वो है सही। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट रहेगी इनकरेक्ट। सेकंड के इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ये सही है। हम फंक्शनल ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं IR से। इट इज़ यूज टू करेक्टराइज डिफरेंट स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए मॉलिक्यूल, ये भी सही है। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। लास्ट क्या है? हेट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर IR एक्टिव है। ये IR के अंदर हेट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी IR एक्टिव होते हैं। तो अगर इन चारों में से देखें तो हमारी P स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी Q, R एंड S तीनों क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा B, Q, R एंड S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। चार हमें दे रखे हैं कम्प्लेक्स, इन चारों की तीन दे रखे हैं कम्प्लेक्स और एक दे रखा है फ्री कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इन चारों का हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है। कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, कार्बोनिल की डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है उसका। तो देखो, इसमें हमारा जो मेटल होता है उसके ऊपर जितना हमारा कोई मेटल है, ओके, उसके ऊपर जितना भी जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उसका साइज़ क्या होगा? मेटल का डिक्रीज करेगा, उसकी अट्रैक्टिंग पावर इंक्रीज करेगी। ओके, तो ये मेटल है कोई M पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ओके, तो जो 3 पॉजिटिव वाला है उसका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। ओके, साइज स्मॉल है तो उसकी अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी। ठीक है, तो कोई मेटल है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? अगर कार्बोनिल इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वापस उस अगर कार्बोनिल देगा तो कार्बोनिल भी क्या है हमारे पास? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो वो अपने पाई स्टार में बैक बॉन्डिंग भी करता है। ओके, बैक बॉन्डिंग भी होती है यहाँ पर, बट जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है मेटल की, वैसे वैसे क्या होता है, ये मेटल के डेफिशिएंट है, तो जिसकी वजह से वापस इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इसमें बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी। ओके, इस केस में बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी। बट यही अगर कोई मेटल है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है या मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? अगर लेगा मेटल तो इजीली उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो बैक पाई बॉन्डिंग भी दे सकता है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा? जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड है जो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। जितना ज़्यादा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा उतना ही इसका कार्बोनिल का डबल बॉन्ड करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और इसके C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड लेंथ है जो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इन तीन मेटल्स को देखते हैं कोई भी, तो जिसके ऊपर हायर चार्ज है वो ज़्यादा डेफिशिएंट है मेटल, तो वो बैक बॉन्डिंग दे नहीं पाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक ही रहेगी, डबल बॉन्ड करेक्टर जल्दी ले नहीं पाएगा, तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसका डबल बॉन्ड है जो उसकी स्ट्रेंथ एज इट इज़ बनी रहेगी। दैट्स वाई अगर इन तीनों में से कंपेयर करें तो 3 पॉजिटिव है जो मेटल जिसके ऊपर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके केस में जो कार्बोनिल है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, बट वही अगर मेटल 2 पॉजिटिव चार्ज है उसके केस में, और सबसे इसको लेते हैं मेटल जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें वो क्या है? 3 पॉजिटिव के कंपैरिजन डेफिशिएंसी उसकी कम है, जिसकी वजह से वो कार्बोनिल को इजीली इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है एज कम्पेयर टू 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O की। तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में उसने 3 दे रखे हैं। ओके, तो अगर इन तीनों कम्प्लेक्स में देखोगे आप, तीनों के अंदर जो थर्ड वाला है R, उसमें मेटल के ऊपर क्या सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट जो मेटल है इन तीनों केस में वो क्या है? इरिडियम वाला कम्प्लेक्स R। तो उसके केस में जितने ज़्यादा डेफिशिएंसी है, 3 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, उतनी कम वो बैक पाई बॉन्डिंग बनाएगा, उतना ही क्या होगा? कार्बोनिल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो R की सबसे ज़्यादा है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। देन क्या आएगा? सेकेंड कॉम्प्लेक्स जिसमें ओस्मियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो आएगा ना बचा हमारा P एंड S, उसमें से होगी फ्री कार्बोनिल की ज़्यादा एज कम्पेयर टू मैंगानीज कम्प्लेक्स।
तो इसमें देखोगे ये फ्री कार्बोनिल है, बट इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो हुनी तो आप एक्सपेक्ट करते हो ये वाला, बट यहाँ पर है इसकी सबसे कम रहेगी पी की। रीज़न क्या है, मेटल के ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज ना, तो जिसकी वजह है तो वो डेफिशिएंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो वापस यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है जो कार्बोनिल अपने पाई स्टार में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर 3 पॉजिटिव के कंपैरिजन मेटल देखें, ये +1 वाला, यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लाइट पाई जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो तो आएगा ही। अगर वो आएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इस कार्बोनिल बॉन्ड की। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से फ्री कार्बोनिल की थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी रहेगी एज कम्पेयर टू दिस कम्प्लेक्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सबसे ज़्यादा आर की, देन क्यू की, देन एस की और देन पी की। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, देखो कौन सा, आर क्यू एस पी डी। तो हमारा डी रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 1H NMR स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1H NMR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है इसका। उसने बोला है कि इसका 1H NMR स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स आती हैं इक्वल इंटेंसिटी की रूम टेम्परेचर पे, बट 4 रेजोनेंसेस बट ऑब्जर्व 4 रेजोनेंसेस ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी दिस एट लोअर टेम्परेचर पे। तो जब 2 पीक्स आती है हाई टेम्परेचर के ऊपर, 2 पीक्स, तो देखो इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमने हेप्टासिटी देखनी है C5H5 रिंग की। तो इसमें अगर देखो क्या होगा, अगर हम कंसिडर करते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या है, 2 क्या है, C5H5 रिंग है। ओके, तो इसमें एक हेप्टासिटी 𝜂5 हो सकती है, एक रिंग की हेप्टासिटी 𝜂1 हो सकती है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, हाई ये जैसे 𝜂5 है, ये है 𝜂1। ओके, 𝜂5 𝜂1 ये होगी इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर। इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, 𝜂5 𝜂3 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 एंड 𝜂1 𝜂5 एंड 𝜂1। बट 𝜂5 एंड 𝜂1 में है, अगर इसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो इसकी ये 5 है जो प्रोटॉन्स, और ये वाले 5 प्रोटॉन, दोनों 5 से इक्वल। उन्होंने क्या बोला है, हमें हाई टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ऊपर हमें 2 पीक्स मिलती हैं ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। तो इसमें क्या होगा, दोनों NMR डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो ये 5 प्रोटॉन्स हैं जो एक रिंग की, और दूसरी 5 प्रोटॉन्स हैं, दोनों से 5:5 मतलब इक्वल इंटेंसिटी में 2 पीक्स मिलती हैं। ओके, बट वही अगर इसको लो टेम्परेचर पे ले आओगे तो हमें 4 रेजोनेंसेस मिलती हैं, तो उसकी रेशो है 5:2:1, ये वाली दे रखी है। तो 5 क्या हुए, ये वाली 𝜂5 रिंग के 5 प्रोटॉन्स, 2 इसके 𝜂1 के, 2 ये वाली पोजीशन के, और एक ये वाली पोजीशन का। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा 𝜂5 एंड 𝜂1 जो हेप्टासिटी आएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, NMR शिफ्ट दे रखी है, अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, इन चारों में से स्ट्रक्चर देखनी है कौन सी है इसकी। तो पहले सबसे पहले हमें इन चारों के सिग्नल्स देखने पड़ेंगे। तो इसमें देखो, इस वाली पोजीशन में जो दोनों हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन है, देखो इसमें क्या दे रहा है, 6 हाइड्रोजन से सिंगलेट मिल रहा है, 6 प्रोटॉन से सिंगलेट, 2 प्रोटॉन से मिल रहा है डबलेट ऑफ डबलेट, 1 प्रोटॉन से मिल रहा है ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, और 1 प्रोटॉन और है एक, उससे भी मिल रहा है ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। तो पहले सबसे पहले चेक करो क्या होता है। अगर ये वाला पहला देखोगे, इसमें क्या है, इस साइड भी अबव द प्लेन जैसे हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन भी एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसमें प्लेन लगाओगे तो ये वाले दोनों क्या है, इक्वल है, ये वाले एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाएंगे। अब ये अबव दी प्लेन है, ये बिलो दी प्लेन है, ये कट हो जाएंगे। तो इसमें मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें हम, तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाला प्रोटॉन है उसके अबव साइड क्या है, दोनों सी एस्टर ग्रुप है, ठीक है, दोनों जगह पे, और जो नीचे वाला है उसके दोनों साइड हाइड्रोजन है। तो अगर देखा जाए तो इनका जो इन्वायरमेंट है वो इक्वल नहीं है, बट अगर इस मॉलिक्यूल में इस साइड हम प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूल कट हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल ये इसका हाफ पोर्शन मिरर सिमेट्री आ जाती है इसके केस में। तो अगर इसके हम अब सिग्नल्स देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो प्रोटोन है, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बच्चे। देखो ये अबव द प्लेन है, C डबल बॉन्ड O मिथाइल, ये बिलो द प्लेन H, ये भी अबव द प्लेन,
ये बिलो द प्लेन एच। ओके, तो ये तो 6 प्रोटॉन्स है, एक सिंगल दोनों, ठीक है, इक्वल इन्वायरमेंट में है, दोनों अबव दी प्लेन है, तो इसलिए इन जो टोटल 2 मिथाइल है, इन मिथॉक्सी एस्टर के 2 मिथाइल है, इन टोटल 6 प्रोटॉन हमें एक सिग्नल देंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, 6 प्रोटॉन से एक सिग्नल मिलता है, और ऑब्वियस वो भी क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक सिंगलेट मिल गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एक मिलता है डबलेट ऑफ डबलेट, 2 मिलते हैं ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। अब देखो, अब इस प्रोटॉन का सिंगलेट, इस प्रोटॉन का सिग्नल निकालते हैं। तो अगर ये वाला है, इसके इस साइड अबव, इस साइड क्या है, CH2 ग्रुप, ये बिलो दी साइड है। अगर इसको बिलो दी साइड देखोगे तो इसके बिलो साइड, एक साइड CH2 का H है, एक साइड बिलो दी प्लेन दूसरा H है जो ऊपर एस्टर ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये वाले H और ये वाला H दोनों ही सेम इन्वायरमेंट में है। ओके, तो अगर इनको स्प्लिट करना है तो अब ये देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग इन दोनों का देखो कैसा है इन्वायरमेंट। ये अबव दी प्लेन है जिसमें दोनों साइड एस्टर है कार्बन के पास, ये बिलो दी प्लेन है जिसमें दोनों साइड H है बिलो दी। तो ये दोनों आपस में तो इनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग स्प्लिट करेंगे इन दोनों प्रोटॉन्स को। तो अगर ये वाला प्रोटॉन है, ये भी अबव वाला इसको डबलेट देगा, नीचे वाला भी इसको डबलेट देगा। तो ये एक प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में तो इक्वल है, तो ये दोनों प्रोटॉन हैं जो इस वजह से भी डबलेट आएगा, इस वजह से भी डबलेट आएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, डबलेट ऑफ डबलेट। तो एक क्या आ गया, 2H डबलेट ऑफ डबलेट। क्लियर। उसके बाद देखो, अब हम इनका सिग्नल देखते हैं, ये वाला ऑब्वियस ये दोनों आपस में सेम इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसको ये वाला भी स्प्लिट करेगा, क्या देगा, डबलेट। ये दोनों सेम इन्वायरमेंट है इन दोनों प्रोटॉन्स का, तो जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, इसको ट्रिपलेट में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। ओके, इस H का और इस H का भी देखोगे तो क्या आएगा, इस वजह से डबलेट मिलेगा और इन दोनों से ट्रिपलेट मिलेगा। तो यहाँ भी क्या आ गया, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। तो सिग्नल जो हमारे चाहिए हमें, वो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। क्लियर। अब हम उसके दूसरे केस में जाते हैं, ट्रांस केस में। अगर इस केस में देखो तो क्या है, यहाँ पर बिलो दी प्लेन H है, यहाँ पर अबव दी प्लेन H है, यहाँ पर एक बिलो दी प्लेन H है, यहाँ अबव दी प्लेन। तो इसमें अगर आप वो करते हो, मिरर पास करते हो, तो यहाँ पर ये आपस में कट नहीं हो, इसका हाफ पोर्शन कट नहीं हो रहा, सेम नहीं है। तो जिसकी अबव दी प्लेन है H, उसके अबव क्या लगा, H और CO2 एस्टर मोइटी। और जो बिलो दी प्लेन है ये वाला, उसके भी एक साइड क्या लगा, H और एस्टर मोइटी। अगर ये दोनों H देखें आपस में, तो इनके एक साइड क्या लगा है, इन दोनों का एनवायरनमेंट से आपस में भी सेम है दोनों, ठीक है। जिसकी वजह से ये दोनों एक सिग्नल देंगे, जो एक सिग्नल देंगे, ये वाले दोनों प्रोटॉन मिलकर इसको किसमें स्प्लिट करेंगे, ट्रिपलेट में। ओके, एक ट्रिपलेट मिल रहा है। अब देखो कि हमारे केस में तो कोई ट्रिपलेट नहीं मिल रहा, तो इसका बी आंसर तो आएगा नहीं। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, हमारे जो इन्होंने सिग्नल दे रखे हैं उनके साथ हमारे फर्स्ट का सिग्नल मैच कर चुके हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसके केस में भी क्या है, हमारे पास दे रखा है OC डबल बॉन्ड O मिथाइल। ओके, तो इस केस में ठीक है, ये वाला सिंगलेट 6 जो आएंगे, 2 मिथाइल के 6 प्रोटॉन तो सिंगलेट देते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं मैच करते हैं कि नहीं। इसमें देखो, अबव दी प्लेन एक H है, इसमें बिलो दी प्लेन एक H है, इसमें भी अबव दी प्लेन H है, यहाँ पर बिलो दी प्लेन एक H है। ओके, तो ये वाला जो अबव दी प्लेन है, पहले इनका देखते हैं। ये अबव दी प्लेन है, इसके एक साइड क्या लगा है, H, दूसरी साइड लगा है ये एस्टर। दूसरा देखो, बिलो द प्लेन, उसके भी एक साइड क्या लगा हुआ है, H, दूसरी साइड एस्टर। ओके, तो ये दोनों भी सेम सिग्नल है, दोनों सेम एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोटॉन भी इसको ट्रिपलेट में स्प्लिट करेंगे, तो इसका ट्रिपलेट सिग्नल आएगा। तो ट्रिपलेट तो हमें दिया ही नहीं हुआ, कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हमारे पास अब 2 ही बचते हैं, A एंड C। एक हमने सिग्नल निकाल लिए हैं, इसके देखते हैं। तो इसके बिलो भी H है, इसके इधर बिलो भी H है, यहाँ पर एक अबव H है, यहाँ बिलो H है। देखो, अब ये जो अबव वाला H है, उसके अबव साइड क्या लगा हुआ है, एस्टर, 2 एस्टर, और बिलो वाले की दोनों H लगा हुआ है बिलो साइड। इट मीन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर आपस में इक्वल नहीं है एनवायरनमेंट इनका, तो जिस वजह से ये वाला प्रोटॉन इसको क्या मिलता है, इस वजह से डबलेट मिलता है। अब ये वाला देखो, इसके एक साइड H है, ओके, दूसरी साइड भी H है, बट ये वाला H है जो इसके बिलो साइड लगा हुआ है। ओके, तो इस साइड इसके बिलो, इधर भी H है, इधर भी H है, इसके ऊपर एस्टर है। इस साइड बिलो है जो इधर भी H, इधर भी ऊपर है। तो इन दोनों का सेम इन्वायरमेंट है, बट इन दोनों का सेम इन्वायरमेंट नहीं है। तो अब देखो, इसमें
क्या है इसको ये दोनों का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ये भी इसको स्प्लिट करेगा डबलेट में, और ये दोनों इसको स्प्लिट करेंगे ट्रिपलेट में। तो यहाँ आगे ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, सिमिलर इसको क्या होगा, इस वजह से डबलेट मिलेगा, इन दोनों की वजह से ट्रिपलेट मिलेगा। तो इस प्रोटोन का भी आ गया ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। क्लियर? तो ठीक है, दो ट्रिपलेट ऑफ डबलेट आ रहे हैं, बट अब इन दोनों का सेम इन्वायरमेंट है ना, तो जिस वजह से, बट ये इन दोनों का डिफरेंट है, तो ये अलग अलग से इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये इन दोनों को अगर इसको देखें तो ये वाला देगा डबलेट, ये भी देगा डबलेट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों की, दो प्रोटॉन्स की वजह से क्या आ रहा है, डबलेट ऑफ डबलेट। ठीक है, तो ओके 2H दे रहे हैं डबलेट ऑफ डबलेट। अब हम अगर इनको कंपेयर करते हैं तो क्या है, 6 प्रोटॉन, इसमें भी सिंगलेट, 6 प्रोटॉन्स का सिंगलेट मिल रहा है। 2 प्रोटॉन्स हैं जिनकी वजह से क्या मिल रहा है, डबलेट ऑफ डबलेट, वो भी सही है। ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, वो भी सही है। तो इसमें एक और है ट्रिपलेट ऑफ डबलेट 1H क्या, वो भी सही है। तो अगर हम सिग्नल्स को मैच करते हैं, ए और सी में जो सिग्नल्स दे रखे हैं वो मैच कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ की तरफ। तो देखो अब इसमें क्या है, ये दे रहे हैं डबलेट ऑफ डबलेट। ओके, तो हमारे डबलेट ऑफ डबलेट अगर हम अपना देखते हैं, अगर आपको पता हो तो जो सिंपल मिथाइल ग्रुप होता है उसकी वैल्यू लाई करती है 0.5 से 2 के बीच में। अगर वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है उसकी वैल्यू होती है 3 से लेके 4 के बीच में। तो अगर हम देखें इस केस में, यहाँ पर हमारे पास एक ही डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि एक यहाँ पर हमारा ऐसे है C डबल बॉन्ड O मिथाइल, और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है हमारा OC डबल बॉन्ड O मिथाइल। ओके, इसमें देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारे पास जो 6 प्रोटॉन्स है जिनका सिंगलेट आता है वो कितने पे आता है, 3.6 के ऊपर। ओके, मतलब इस रेंज में 3.6 में आ रहा है। ओके, अगर मिथाइल ग्रुप है उसकी वैल्यू होती है 0.5 से लेके 2 के बीच में। यहाँ पर सी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, सी स्ट्रक्चर के अंदर मिथाइल जो लगा है डायरेक्ट कार्बोनिल के साथ लगा है, वैसे इसकी वैल्यू 0.5 से 2 तक जाती है। बट अगर ये कार्बोनिल के साथ लगा तो डी शील्डिंग होगी, तो डी शील्डिंग भी कितनी होगी, अगर वैल्यू बढ़ेगी भी तो 2 से 3 की रेंज में आ जाएगी, बट हमारे पास वैल्यू 3 से 4 की रेंज में दे रखी है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि हमारा ये मिथाइल यहाँ नहीं आएगा, हाँ यहाँ पर वो ओ मिथॉक्सी आएगा, यहाँ पर एस्टर का पार्ट बनेगा। तो दैट्स वाई जो इन दोनों में हम अगर देखें सिग्नल तो सेम है, बट हमें वैल्यू से कंफर्म करना पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू परफेक्ट मैच करती है वो इसके लिए मैच करती है, इस एस्टर ग्रुप के लिए। सो ए और सी में से हमारा जो करेक्ट आंसर ए रहेगा इसमें। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा 15th क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, ये स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें हमने 13C NMR के अंदर कितनी पीक्स आती हैं ये बताना है। तो अब देखो इसमें सिंपल ही है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन डाला था उन्होंने। इसमें देखो ये जो 5 है, ये वाले अंदर रिंग है जो साइक्लोपेंटेन, ये इक्वल इन्वायरमेंट के हैं, यहाँ से मिलेगा एक सिग्नल। ये वाले हैं जो, ये वाले, यहाँ से मिलेगा सेकंड सिग्नल। और ये जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये दोनों इक्वलेंट है, ये भाई इक्वलेंट है। ओके, तो अब टोटल देखो, अगर देखना हो तो ये बीच के 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 कार्बन है, वो हमें क्या देंगे, एक सिग्नल, वहाँ से हमें एक पीक मिलेगी, अंदर वाले 5 कार्बन से एक पीक मिलेगी। इसके बाद जो ये वाले हैं, दिस ये वाला, जहाँ से 2 रिंग्स आपस से अटैच होती हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन से भी एक पीक मिलेगी। बाकी के ये दोनों इक्विवेलेंट हैं आपस में, ये भी इक्विवेलेंट है। तो देखो 1 2 3 4 6 8 और 10, तो ये 10 कार्बन है, वो भी एक सिग्नल देंगे। तो ओवरऑल हमें कितनी पीक्स मिलेंगी 13C NMR के अंदर, 3 पीक्स। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। उसके बाद देखो 16th क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। देखो इसमें क्या पूछा हुआ उसने, तो क्या कह रहा है इसमें, 2 फॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, एक आइडोफॉर्म। ओके, इन दोनों का जो CH है उसकी वैगिंग हो रही है, CH वैग्स है जो आउट ऑफ प्लेन, उसकी वैगिंग हो रही है। तो उस हिसाब से उसने हमें 2 पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स दिए। इस साइड उसने दिया हाइड्रोजन एंगल डेविएट कितना होता है, हाइड्रोजन एंगल, और उसके हिसाब से हमें क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म का CH बॉन्ड की वैगिंग को कंसिडर करते हुए पोटेंशियल एनर्जी सरफेस बतानी है कि किसकी, क्लोरोफॉर्म की कौन सी है इन दोनों में से, और आइडोफॉर्म की कौन सी है। तो ये क्वेश्चन वही कर सकता था जिसको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम
हमें कोई अलग मॉलिक्यूल देख कोई भी मॉलिक्यूल कंसिडर करके मॉलिक्यूल फिर हमें देखना पड़ेगा। तो अगर देखो उसने क्या दे रखा है, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। क्लियर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ हैलोजन का। तो अगर इसमें देखते हो, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, ये है हमारा आइडोफॉर्म। ओके। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अब पहले आपको बता देती हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, वो हमारे पास किसी बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग हम निकलेगी। ओके। तो उसने हमें कौन सा बॉन्ड दे रखा है, सी एच बॉन्ड। तो हमने इस सी एच बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस देखनी है। तो अब देखो इसके केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना हमारे पास, पहले ये देख लो कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड। ओके। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट लेस होती है, डिस्प्लेसमेंट लेस होती है मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। क्लियर सी बात है, इतनी बात। ओके। अब हमने देखना है इन दोनों में से कि सी एच बॉन्ड तो दोनों में ही है, बट किस में आयनिक करेक्टर है और किस में कोवैलेंट करेक्टर है। तो अगर हम देखोगे तो इसमें क्लोरीन और आयोडीन के कंपैरिजन है, हैलोजन का नंबर तो सेम ही है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो एज कम्पेयर टू आयोडीन, तो इस वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है आयोडीन में, जिसकी वजह से इस केस में पोलराइजेशन होती है जल्दी। पोलराइजेशन होगी तो कैसे होगी, क्लोरीन ये वाले इस एंड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन वाले एंड इस पार्ट के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो साथ ही इस पोर्शन के ऊपर स्लाइट हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। मैं कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस एंड के ऊपर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी पोलराइजेशन। तो ये वाला कार्बन है जो ये पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो पोलराइजेशन होती है, तो जिस वजह से जो सी एच बॉन्ड है क्लोरोफॉर्म के अंदर वो कोवालेंट ना रह के क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है। स्लाइट नेगेटिव कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, तो ये पोलर हो जाता है, आयनिक, इसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है, आयनिक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है। तो अगर इस केस में देखोगे तो उस वजह से आयोडीन का साइज भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन से कम है, और जिस वजह से यहाँ पर उतना पोलराइजेशन तो नहीं हो सकता। दैट्स वाई जो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसमें सी एच है जो वो आयनिक आएगा, इस केस के अंदर जो सी एच है वो आएगा कोवैलेंट। तो इट मीन सी एच बॉन्ड है जो इसके अंदर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, आयनिक बॉन्ड मैंने बोला वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अब क्लोरोफॉर्म के केस में सी एच वैग है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से जो हमें दे रखी हैं उसमें से कौन सा हमारे पास कौन सी वाली जो लाइन है वो हमारी क्लोरोफॉर्म की है और दूसरी आइडोफॉर्म की है। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला कि क्लोरोफॉर्म के में आयनिक बॉन्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो अब अगर इसमें से अगर ध्यान से देखो तो अगर इससे नहीं पता चल रहा कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, तो देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक्स एक्सिस पे तो हाइड्रोजन एंगल डेविएशन दे रखा है, और इस साइड देखोगे तो इस साइड में ऊपर साइड क्या है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको नहीं पता चलता है, कभी आप प्रॉब्लम मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसे कोई भी कहीं भी से भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। अगर लाइन ड्रॉ करोगे है तो ये बी है, ये कोई ए है, तो ये लाइन सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर किसको टच होती है, बी को। उसके ये पोटेंशियल एनर्जी बताती है ना कोई x1 पोटेंशियल एनर्जी, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जाओगे तो फिर कहीं जाके किसको टच करेगी, ए पार्ट को। तो ये इस यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी x2, तो x1 और x2 से जो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, x2 वाले की ना, तो वो किसके ऊपर आ रही है, ए पॉइंट, ए लाइन के ऊपर। तो इट मीन जो ए वाला है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ए वाली लाइन, ए वाली पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा शो कर रही है एज कम्पेयर टू बी। तो मैंने आपको बोला कि क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म के अंदर जो सी एच बॉन्ड है वो आयनिक होता है, तो आयनिक होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम है तो किसकी है, इस साइड बी की, ये बी किसका है, क्लोरोफॉर्म का, और ए पार्ट किसका है, आइडोफॉर्म का। तो उसने हमें रिस्पेक्टिवली कैसे पूछा हुआ है, आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। तो उसने पहले पूछा है हमें आइडोफॉर्म, सेकंड पूछा है उसने क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का कौन सा बी, आइडोफॉर्म का कौन सा ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से जो आंसर है हमारा जो करेक्ट वो आएगा ए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमने क्या उसने दे रखा था, रोटेशनल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ HCl। तो इसने रोटेशनल लाइंस दे रखी हैं, ये ट्रांजिशन हो रही है रोटेशनल नंबर जो है, रोटेशनल ट्रांजिशन 3 से 4 डिफरेंट लेवल से ट्रांजिशन दिखा रखी है, और उस हिसाब से हमें रोटेशनल लाइन आई है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, और उसकी
जो लाइन आई है कितने नंबर कितनी रोटेशनल एनर्जी है उस वो दे रखी है। ओके, तो उस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो दे रखी है। तो इससे हमने क्या निकालना है, सिंपल उसने पूछा रोटेशनल कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको पता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशन लाइन के अंदर का गैप। तो रोटेशनल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अगर आपको पता हो तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनमें कांस्टेंट गैप रहता है, दैट इज 2b। 2b ही रहता है सबके अंदर गैप। तो आपने सिंपली क्या करना था, जैसे दो कोई ट्रांजिशन दी लेनी है 1 पॉइंट, जैसे ये इसकी एनर्जी दे रखी है 4 to 5 ट्रांजिशन की 104.10 और इसकी दे रखी है 83.03। तो सिंपल क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जितना आता है उसको किसके इक्वल रख दोगे, 83.03 किसके इक्वल रखोगे, 2b के, क्योंकि गैप क्या है हमारा हर एक लाइन के बीच का 2b है। तो यहाँ भी 2b है, डिफरेंस यहाँ भी 2b है, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एनर्जी को और उसको 2b के इक्वल रख देना था। और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मैंने पहली दो वैल्यूज़ ले ली, तो इसका आंसर आता इधर आता है 21.07। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आती है इसको डिवाइड करने पे 2 के साथ वो आती है 10.535, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है उसने, नंबर ऑफ अलाउड ईपीआर लाइन बतानी है। ओके, मेटल लाइन दिया हुआ है कोई, उसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस मेटल की जो स्पिन दे रखी है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 7+2। तो ईपीआर लाइन बतानी है। तो ईपीआर लाइन के लिए क्या है, हमें हाइपरफाइन लाइन निकालनी है, ईपीआर लाइंस। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमें फाइन लाइंस पता करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, सिंपली पहले फाइन लाइंस अगर पता करनी है तो उसके लिए 2ni+1 सिंपल फॉर्मूला लगाओ। मेटल क्या है, एक, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/2 + 1, तो कितना आ गया 8। तो 8 क्या आ गई हमारी फाइन लाइंस। उसके बाद आपने क्या निकालनी है, हाइपर फाइन लाइंस, ईपीआर लाइंस। तो उसके लिए क्या करोगे, जितनी लाइंस आई फाइन लाइंस आपकी, जो भी आपकी फाइन लाइंस आती हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइन लाइंस आई आपकी 8, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसने कितने बता रखे हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ले लो 3, तो कितना आ गया आपके पास ईपीआर लाइंस 24 लाइंस, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। तो ये है आपका आंसर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, उसमें हमें ये कोई कम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें बोला है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है सिंपल, और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। तो ये दे रखा है जैसे CF3 3 टाइम्स बोरोन और उसका कॉम्प्लेक्स किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। तो आपको पता है यहाँ पर आपको पता है कि कार्बोनिल क्या है हमारा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे क्या बनती है, CF3। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाता है, कार्बोनिल। अब देखो उसने क्या बता रखा है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR इज लेस देन 2143 सेंट। तो उसने क्या कहा है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR इज लेस देन 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, ये कार्बोनिल ग्रुप की तब होती है जब वो फ्री फॉर्म में होता है। तो जो फ्री फॉर्म में है, जो फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। तो उन्होंने बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इससे लेस आएगी। बट अगर ध्यान से देखो तो इस केस में क्या है, हमारा जो ये बोरोन है, ये इतना पार्ट ये हमारा एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड एक्ट करता है, और ये वाला हमारा कौन सा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो अगर ये डोनेट करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो उसके बदले में वापस से क्या शो करवाएगा, यहाँ पर क्या होती है, बैक पाई बॉन्डिंग। ओके, बैक बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बोनिल है उसका क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। ओके, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है और यहाँ पर भी स्लाइड ये डबल बॉन्ड करेक्टर थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ट्रिपल से कन्वर्ट हो जाता है डबल में। तो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ना, जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है फ्री कार्बोनिल से। तो
अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी IR में लेस आएगी इससे, नहीं वो इससे लेस नहीं आएगी, इस केस में ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग होती है जिसमें जो क्या हो जाता है कार्बोनिल यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और यहाँ पर भी ट्रिपल से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। जो फ्री कार्बोनिल के कंपेरिजन इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। अगर आप इसको पढ़ के देखोगे ना इसके बारे में फिर आपको पता चलेगा। उसके बाद उसने क्या बोला, 19F NMR में एक ही सिंगलेट आता है, ऐसा भी नहीं है। इस ये तीनों है ना, जो इन तीनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है, पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ से तीनों केस में जो फ्लोरीन है वो इन्होंने क्या बोला है 19F में शोज वन रेजोनेंट, तो इन तीनों का सेम सिग्नल नहीं आता है, डिफरेंट आता है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट। थर्ड देखो, पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस इज C3V, तो वो तो ऑब्वियस इस साइड C3 प्लेन ही C3 एक्सिस लगेगी यहाँ पर, तो ये प्लेन कट यहाँ पर सिग्मा वी भी लगता है, इस साइड लगा लो चाहे इस साइड लगा लो चाहे इस साइड लगा लो, ये घूमेगा, C3 एक्सिस लगेगी। तो इस केस के अंदर हमारा जो पॉइंट ग्रुप है वो C3V ही आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद उसने बोला है कि ये रिएक्ट करता है KF के साथ पोटाशियम फ्लोराइड और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी सही है। और जिसने इसके बारे में पढ़ा है वो उसी को ही वही क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर हमारी P एंड Q स्टेटमेंट वो है इनकरेक्ट, और हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है R एंड S ओनली। सो हमारा जो इसमें जो सही ऑप्शन, सही आंसर आ रहा है वो है B, R एंड S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमने क्या करना था, दो कॉलम दे रखे हैं, उन दोनों को मैच करना है। तो पहले देखो इथाइल एसीटेट दे रखा है इस साइड, 2 क्लोरोपेंटेन, 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 सिंगलेट्स दे रखी हैं NMR में, पीक्स इंटेंसिटी एट M+2 पीक की M+2 पीक की वो आती है 3:1 इन EIMS स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन बैंड आता है एट 1740 सेंटीमीटर इनवर्स इन IR। तो हमने इनको मैच करना है। तो अब ये क्वेश्चन वही कर लेगा जिसको वैल्यूज याद है। अगर एस्टर है, आपको पता हो इथाइल एसीटेट एस्टर है, ये एस्टर की जो IR में फ्रिक्वेंसी आती है पीक, वो अब्जॉर्प्शन बैंड देता है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे ही देता है। तो जिसको A ऑप्शन पता है तो वो आसानी से ही उसमें ऑप्शन जो हमारे आंसर दे रखे हैं उसमें से जो करेक्ट आंसर है निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन हो जाएगी इसमें। तो देखो A का तो थर्ड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें देखो A का थर्ड, एक तो A ऑप्शन में दे रखा है कि D ऑप्शन में, तो इसमें लिए हमारा B और C ऑप्शन तो यहाँ पर कट ही हो जाएगा, हमारे पास बचता है A एंड D ऑप्शन। अब देखो, अब हमें देखना है कि B का क्या आएगा, जहाँ तो फर्स्ट आएगा जहाँ सेकंड। तो देखो B क्या है, 2 क्लोरोपेंटेन, और दूसरा क्या है 1 2 डाइब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। 2 पे मिथाइल है यहाँ पर, 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, एक्चुअल में मैंने नहीं, गलती से ये लिख दिया, 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इसको सही करके लिखोगे अगर आपको समझना है, आसान हो जाएगा। यहाँ पर H, इधर Br, इधर H, ऐसे करके लिख लो। ये क्या हमारा 1 2 डाइब्रोमो 2, ऐसे ले लो, 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो अब इसमें देखो हम देखते हैं ये वाला, जैसे ये वाला देख लेते हैं। अगर हम पीक इंटेंसिटी नहीं भी पता चल रही, ये ऑप्शन को छोड़ दो, इसने क्या दे रखा है, इस केस में 2 सिंगलेट्स आती हैं 1H NMR में। देखो इसमें 2 सिंगलेट्स कहाँ आ रही हैं, इस केस में तो भाई 2 सिंगलेट्स नहीं आएंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है क्या, इसमें तो कई सिग्नल्स आ रहे हैं 1H NMR में, इसका ट्रिपलेट आ रहा है, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा ट्रिपलेट। ओके, इसका क्या आएगा क्वार्टेट, इसको क्वार्टेट में सेपरेट करेगा, ये भी ट्रिपलेट में करेगा, तो इसका तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इट मीन हमारा जो C है उसका आंसर फर्स्ट हो सकता है, 2 सिंगलेट्स इन 1H NMR। तो देख लेते हैं इसके केस में। तो अब देखो इस केस में इस साइड क्या मिथाइल, इस साइड भी क्या, इस साइड मिथाइल है, इस साइड भी क्या है मिथाइल है, तो ये दोनों मिथाइल तो इक्विवेलेंट है, तो जिस वजह से क्या है दोनों ही सेम है। तो ये दोनों मिथाइल के जो 6 प्रोटोन है वो क्या देगा, एक सिंगलेट, ये दोनों भी इक्वलेंट है जिसकी वजह से 2 प्रोटोन देंगे एक सिंगलेट। तो हमारे पास टोटल कितने मिलते हैं, 2 सिंगलेट। तो जो C है, इस जो उसका C ऑप्शन दे रखा है उसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। तो A का तो था थर्ड, C का है फर्स्ट। देखो कहाँ है, A का
थर्ड, इसमें भी ए का थर्ड, सी का फर्स्ट, सी। तो जिसने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है वो आसानी से निकाल सकता है ये वाला ऑप्शन। उसको पता है कि क्लोरीन के केस में इंटेंसिटीज जो आती हैं M+2 की वो 3:1 होती है, तो इसलिए वो देख सकता है ये वाला। अदरवाइज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो, बाकी दो ऑप्शंस को का आसानी से आंसर चेक कर सकते हो और उस हिसाब से हम एलिमिनेशन हो जाएगी ऑप्शंस की और करेक्ट आंसर पता किया जा सकता है। तो अगर इस केस में देखें फिर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब इस क्वेश्चन में देखो IR वैल्यू दे रखी है, NMR वैल्यू दे रखी है, 4 स्ट्रक्चर्स दे रखी थी, हमने करेक्ट आंसर निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, एक IR वैल्यू दे रखी है 2720, तो ये वैल्यू किसकी होती है, एल्डिहाइड की। तो यहाँ से हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करने में आसानी हो जाएगी। देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, एक तो ये लगा और एक लगा ये वाला, ओके। तो ये तो एसिड है, तो इसीलिए हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए भी कट हो जाएगा और डी भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट है वो है, जो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक बी एक सी। तो इन दोनों में से देखना है। अब और देखो एक, अगर आपको पता हो तो मैंने अपना एक क्वेश्चन करवाया था जो पिछली वीडियो में है पार्ट ए में, तो उसमें देखो आप, मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा मिथाइल होता है उसकी जो NMR वैल्यू है वो करती है लाई 0.5 से 2 की ppm की रेंज में, और जो हमारा मिथॉक्सी होता है उसकी वैल्यू ऑक्सीजन लगने की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम है, तो उसकी वैल्यू आती है 3 से 4 ppm के बीच में। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, अब ये ऑप्शंस ही देखने हमने दो। तो एक स्ट्रक्चर है ये वाली, बना लो, और एक वाली है ये वाली। ओके, इन दोनों को देखते हैं। तो अब देखो इसमें हमारे पास ये वाला है जो एल्डिहाइड का प्रोटोन है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, एक प्रोटोन सिंगलेट आता है 9.80। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो दोनों के अंदर है, तो ये तो हमारी हेल्प नहीं कर सकती करेक्ट आंसर निकालने में। आगे देखते हैं। अब ये देखो उसमें क्या दे रखा है, 3 प्रोटोन की वजह से सिंगलेट आता है, दो तरह दे रखा है, एक और 3 प्रोटोन है उनका भी सिंगलेट आता है, और आता किसमें है 3.80 पे एंड 3.90 पे। और आपको पता है कि अगर वो 3 प्रोटोन्स मिथाइल के होते तो आप ये वाले ऑप्शन, ये दोनों वैल्यूज भी यूज़ करके भी ए और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 3 प्रोटोन का सिंगलेट, इसमें भी 3 प्रोटोन्स का सिंगलेट है, बट वैल्यू क्या 3.80 3.90, और 3 वो वैल्यू किस में लाई करती है, वो तो वैल्यू मिथॉक्सी की होती है 3 से 4 के बीच में। बट इस ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, सिंगलेट तो दोनों के आते हैं, बट इसकी यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल की वैल्यू तो 0.5 से 2 के बीच में आती है, और यहाँ ये वैल्यूज तो हमारी 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ना तो ए ऑप्शन आ सकता है और ना ही डी ऑप्शन आ सकता है। तो अब हम बी और सी में से देखते हैं। तो ये वाली वैल्यूज भी हमने देख ली दोनों। अब देखो दूसरा, इसमें जाना पड़ेगा। आपको पता है कि एरोमेटिक रीजन के प्रोटॉन्स के सिग्नल NMR में, तो एरोमेटिक प्रोटॉन्स, इनको अगर देखना है इन दोनों ऑप्शंस में, तो आपको कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर किसी ने आप पढ़ा है एरोमेटिक सिस्टम में, तो वहाँ पर ऑर्थो है, अगर 2 प्रोटॉन्स ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, उनकी जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 7 से 9 हर्ट्ज के रेंज में। और अगर वो आपस में मेटा का रिलेशन है उन दोनों का, तो वो आएगी 2 to 3 हर्ट्ज का। और अगर पैरा का रिलेशन है उन दोनों का, तो वो आएगी लेस देन 1 हर्ट्ज। ओके, तो यही वैल्यू है जो हमें हमारी हेल्प करेगी इन दोनों में से देखने के लिए, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो इसमें उन्होंने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है उन्होंने कि एक डबलेट ऑफ डबलेट आता है 1H की वजह से, और J की वैल्यू 2 दे रखी है 8 and 2 हर्ट्स। ओके, और एक दे रखा है डबलेट आता है 1H की वजह से, J की वैल्यू आएगी 2 हर्ट्स। और तीसरा उसने बोला है कि वैल्यू 6.9, इसकी वैल्यू है 7.50 ppm, इसकी 7.40, और इसकी जो है लास्ट वाला 6.90 ppm, और ये आता है 1 प्रोटॉन की वजह से डबलेट, और J की वैल्यू है 8 हर्ट्ज। ओके, और ये हमारी दोनों क्या है, स्ट्रक्चर्स। इन दोनों में से देखना है हमने। तो अगर आप देखोगे ये वाला प्रोटॉन, ये वाला देखते हैं,
अगर ये प्रोटॉन देखते हो तो अगर इस प्रोटॉन का ये वाली प्रोटॉन मेटा पोजीशन पे है तो ये क्या करेगी, इसको स्प्लिट करेगी, 1,4 कपलिंग होगी, 1 2 3 4, 1,4 बॉन्ड कपलिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, इसको डबलेट में स्प्लिट करेगी। ओके, तो अगर डबलेट में करेगी तो अगर इसको यहाँ बना के दिखाती हूँ, तो ये इसके साथ मेटा पोजीशन पे है तो इसका भी आएगा डबलेट। डबलेट है, मेटा की वजह से आ रहा है, तो मेटा की रेंज किस में लाई करती है, आपको बताया कितने पे आती है, 2 से 3 हर्ट्ज, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2 से 3 हर्ट्ज। तो 1H इसमें दे रहा है ये वाला डबलेट, जिसकी वैल्यू आ रही है 2 के 3 की रेंज में। तो अब देखो जो उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने भी दिया है एक का डबलेट आ रहा है 1H, रेंज वैल्यू क्या है J की 2 हर्ट्ज। क्लियर। अब इसमें देखो ये वाला है, इसकी ऑर्थो पे भी है एक और एक मेटा पे भी है। ऑर्थो की वजह से इसका एक आएगा डबलेट, मेटा की वजह से भी आएगा डबलेट ऑफ डबलेट। तो ऑर्थो की वजह से जो वैल्यू आनी है आएगी इसमें J की, वो आएगी 7 से 9 की रेंज में, और मेटा की वजह से जो वैल्यू आएगी 2 से 3 की रेंज में। तो इसमें भी आ रहा है डबलेट ऑफ डबलेट, और ऐसी वैल्यू क्या दे रखी है डबलेट ऑफ डबलेट की, हाँ ऐसा उसने प्रोवाइड कर रखी है, एक की वैल्यू 8 जो इस रेंज में आती है और एक की वैल्यू 2 जो यहाँ पर आती है। क्लियर। अब इसका क्या है, ऑर्थो की वजह से बस एक ही डबलेट आना है जिसकी वैल्यू 7 से 9 के बीच में रहेगी, और वो क्या दे रखा है उसने, एक डबलेट ये, और उसकी वैल्यू 8 हर्ट्ज दे रखी है। ओके, ये भी आ गया। अब यही वाले सिग्नल हम दूसरे स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं, इस वाली के लिए। ओके, तो इस वाली के लिए देखो ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग मेटा पे है, तो इसका भी एक डबलेट आएगा, और वो किसकी रेंज में आएगा 2 to 3, और एक डबलेट 2 to 3 दे रखा है। क्लियर। उसके बाद इसकी वजह से क्या आएगा डबलेट, और इसकी ऑर्थो की वजह से भी डबलेट आएगा, जिसकी डबलेट ऑफ डबलेट ऑर्थो की वजह से 7 से 9 और मेटा की वजह से 2 से 3 रेंज है जो उसके बीच में वैल्यू आएगी। तो डबलेट ऑफ डबलेट की ये वैल्यूज भी उसने दे रखी हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो अब ये वाला देखते हैं, इसकी ऑर्थो की वजह से सिर्फ एक डबलेट आना है और उसकी वैल्यू 7 से 9 आएगी। ओके, उसने भी दे रखा है एक डबलेट ये वाला, और उसकी वैल्यू 8 हर्ट्ज दे रखी है। तो अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर ऐसे सिग्नल के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो दोनों ही सेम सिग्नल देती हैं, तो उस वजह से हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। जे वैल्यू भी यहाँ तक हमारी हेल्प कर सकी। उसके बाद हमें फिर से अब वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी NMR की। तो अब देखोगे इसमें 7.50 है, इसमें 7.40, तो आप ये तो क्लियर है कि रिंग के ऊपर वाले प्रोटोन ही है। अब इसमें देखोगे अगर ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या 6.90, तो इट मीन इस केस में क्या हुई है, स्लाइट शील्डिंग, वैल्यू 7 से कम हो गई, क्योंकि एरोमेटिक प्रोटोन्स है उनकी NMR की वैल्यू 7 या 7 से अबव आती है, तो स्लाइट, तो इसमें क्या हुई है, शील्डिंग हुई है, जो वैल्यू कम हुई है। अब देखो ये वाला जो 1H है जो डबलेट दे रहा है 8 हर्ट्ज, क्या किस केस में आ रहा है, ये वाला है इस केस में, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है इस केस के अंदर इसका देखो ये 2 से 3 ये वाला। ओके, तो हमें ये इसकी 6.90 वैल्यू हो सकती है, जहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर इसकी 6.90 वैल्यू हो सकती है। तो अब देखो इस वाला ये वाला है जो शील्डिंग कब होगी, जब कोई आसपास इलेक्ट्रॉन और रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा। ये वाला जो H है इसकी तो वैल्यू अगर साथ में क्या लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी वैल्यू ये तो डी शील्डिंग ही होगी इस साइड, तो इसकी वैल्यू 6.9 तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, 7 से बढ़ के ही होगी कुछ। बट इस केस में देखो साथ में क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा इस साइड डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू 7 ना रह के स्लाइड शील्डिंग होने की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, आ जाती है 6.90 के ऊपर। तो अब इन दोनों की स्ट्रक्चर्स, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये होगा जिसमें दोनों मिथॉक्सी ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं। ओके, तो इसमें अगर हम ऑप्शंस में देखें ये हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है सी, तो ये हमारा सी वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसमें उसने क्या दे रखा है, वाइब्रेशनल, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन एनर्जी लेवल दे रखा है n, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कोई वाइब्रेशनल एनर्जी है जो वो दे रखी है। ओके, तो अब देखो ये वाला रिलेशन वाइब्रेशन एनर्जी अगर आपने निकाला हो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, V+12 ओमेगा ई, ये क्या है वाइब्रेशनल क्वांटम वाइब्रेशनल वेव नंबर, ये क्या V+12 स्क्वेयर ओमेगा ई इंटू एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स, यही होता है ना। ओके, उसने क्या वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पर 3000 n+12, उसने v को क्या लिया हुआ है n, ओमेगा ई, सॉरी यहाँ ओमेगा नहीं आना है, 3 ये वैल्यू दे रखी है उसने -50 n+12 स्क्वेयर। ओके, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे 1 और 2 को, तो इसमें से देखो n को तो v ही लिया हुआ है उसने, क्लियर, v से रिप्लेस किया हुआ, तो ओमेगा ई की वैल्यू क्या आती है, वाइब्रेशनल वेव नंबर 3000। ओके, उसके बाद अगर
देखते हो उसकी वैल्यू, इसको अगर कंपेयर करते हो पिछले पार्ट को, तो ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू क्या आएगी 50। ओके, अब उसने क्या पूछा है, एन मैक्सिमम मतलब वी मैक्स पूछा है, और एन मैक्स एन से रिप्रेजेंट करा तो एन मैक्स पूछा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला 2xe - 1/2। तो वैल्यू फिल कर दो 2xe। तो इस यहाँ पर इससे एक्स ई की वैल्यू निकालो, ओमेगा ई की वैल्यू 3000 है, इंटू एक्स ई इज इक्वल टू 50, तो कितना आया 60। तो एक्स ई की वैल्यू क्या है 1/60। तो फिल करो यहाँ पर वैल्यू 1/2 इंटू एक्स ई की वैल्यू क्या 1/60 माइनस 1/2, तो कितना आया 30। 30 से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5, तो वो क्या आया 2 पॉइंट समथिंग, तो 29 पॉइंट समथिंग। तो इसका वैल्यू देखो क्या है 29 के अप्रॉक्स ए आंसर। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चे यही क्वेश्चन थे हमारे जो CSIR नेट 2022 ईयर में आए थे सारे एग्ज़ाम में, और सारे के सारे हमारे सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कोई फीडबैक देनी है, या कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है, आप कमेंट में लिख सकते हो, और उस हिसाब से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। और मेरी अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं अब इसके बाद लेके आऊँगी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस जो 2022 में आए थे CSIR नेट एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।